नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का करेंगे उद्घाटन। टर्मिनल भवन का भी करेंगे निरीक्षण। देश की सबसे बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में से एक है नोएडा का एयरपोर्ट। बंगाल के भवानीपुर में बीजेपी के अस्थायी शिविर बनाने पर हंगामा। कोलकाता पुलिस की कार्रवाई से नाराज शुभेंदु अधिकारी ने सीईओ से फोन पर की बात। हाईकोर्ट के निर्देशों का दिया हवाला। असम, केरलम और पुदुचेरी में प्रत्याशियों के लिए नामांकन वापस लेने का आज आखिरी मौका। हिमंत बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई पर लगाए आरोप। कहा, चुनावी शपथ पत्र में पाकिस्तान से संबंध होने की छुपाई जानकारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे पर। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। सुरक्षा, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था पर चर्चा संभव। युद्ध समाप्त करने के अमेरिकी प्रस्ताव की समीक्षा में जुटा ईरान। कहा, युद्ध का स्थायी अंत जरूरी। कूटनीति की उम्मीदों पर वैश्विक बाजारों में आई तेजी। और प्रभु राम के जन्मोत्सव की तैयारियों में डूबी अयोध्या। कल सुबह 6:30 बजे से विशेष पूजा। दोपहर 12 बजे रामलला के मस्तक पर पड़ेगी सूर्य की किरणें। लगाए जाएंगे 56 भोग। और अब सभी समाचार विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख यानी कि शनिवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वो गौतम बुद्ध नगर के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद वो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन भी करेंगे और इस अवसर पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भारत के वैश्विक विमानन केंद्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसे दिल्ली एनसीआर के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है, जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पूरक होगा। दोनों हवाई अड्डे मिलकर एक एकीकृत विमानन प्रणाली के रूप में काम करेंगे, जिससे भीड़भाड़ कम होगी, यात्री क्षमता बढ़ेगी और दिल्ली एनसीआर को विश्व के प्रमुख विमानन केंद्रों में स्थान मिलेगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है। इससे पहले चरण का विकास लगभग 11,200 करोड़ रुपए के निवेश से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल के तहत किया गया है। इस हवाई अड्डे में एक मजबूत कार्गो प्रणाली भी शामिल है, जिसमें एक मल्टी मॉडल कार्गो हब, एकीकृत कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र शामिल हैं। यह हवाई अड्डा एक टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार अवसंरचना परियोजना के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसका लक्ष्य शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ संचालन करना है। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे रणनीतिक रूप से स्थित यह हवाई अड्डा एक मल्टी मॉडल परिवहन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें सड़क, रेल, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन प्रणालियों का सुगम समन्वय होगा, जिससे यात्रियों और माल के लिए बेहतर संपर्क भी सुनिश्चित होगा। चलते हैं रामनगरी अयोध्या। रामनगरी अयोध्या अपने प्रभु के आगमन की तैयारियों में व्यस्त है। हर तरफ सिर्फ श्री राम धुन सुनाई दे रही है। अयोध्या भक्ति, आस्था और भव्यता के अद्भुत संगम की साक्षी बनने जा रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में इस खास मौके के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। रामनवमी मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए एडीजी जोन प्रवीण कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की भी समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए।
तो अयोध्या में रामनवमी की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। कल रामनवमी के मौके पर भव्य आयोजन होगा। लाखों श्रद्धालुओं के आने की यहां पर संभावना है। कल मंदिर में पूरे दिन श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खुला रहेगा। सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक विशेष पूजा अनुष्ठान किए जाएंगे और इसके बाद दोपहर ठीक 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान सबसे आकर्षक क्षण होगा दिव्य सूर्य तिलक, जब सूर्य की किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। इस अलौकिक दृश्य को एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु इस पल के साक्षी बन सकें। तो दिव्य सूर्य तिलक का आयोजन होगा। मुख्य आकर्षण रहने वाला है सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेगी। और वहीं भगवान को लगभग 6 क्विंटल पंजीरी और पारंपरिक 56 भोग भी अर्पित किए जाएंगे। मंदिर परिसर में बधाई गान, फूल बंगला, झांकी और भव्य सजावट श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देगी। शाम की बात की जाए तो शाम को मंदिर का शिखर भव्य फसाड लाइटिंग से जगमगा उठेगा। तो विशेष तैयारियां की जा रही हैं और आइए अब आपको लिए चलते हैं अयोध्या में रामनवमी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। अयोध्या में रामनवमी को लेकर उत्साह चरम पर है। भव्य राम मंदिर में विराजमान रामलला के साथ इस बार का उत्सव और भी अलौकिक नजर आ रहा है। पूरी रामनगरी फूलों, रोशनी और भक्ति के रंग में सजी हुई है। मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है और हर गली हर घाट जय श्री राम के जयकारों से गूंज रहा है। अयोध्या इस समय एक विशाल आध्यात्मिक उत्सव में बदल चुकी है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामनवमी के पावन अवसर पर भव्य आयोजन चल रहे हैं। मंदिर प्रशासन के मुताबिक मंदिर पूरे दिन श्रद्धालुओं के लिए खुला है। सुबह 6:30 बजे से विशेष अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं, जो सुबह 11 बजे तक जारी रहेंगे ताकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु सहजता से रामलला के दर्शन कर सकें। दोपहर ठीक 12 बजे भगवान रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और यही इस उत्सव का सबसे खास और दिव्य क्षण होगा। इस शुभ मुहूर्त पर सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी और दिव्य सूर्य तिलक का अद्भुत दृश्य दिखाई देगा। इस अलौकिक पल को एलईडी स्क्रीन के जरिए भी प्रसारित किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु इस दिव्यता के साक्षी बन सकें। रामनवमी के अवसर पर भगवान को करीब 6 क्विंटल पंजीरी और 56 भोग अर्पित किए जा रहे हैं। इस बार ब्रजभूमि मथुरा से भी विशेष प्रसाद और पंजीरी भेजी गई है। मंदिर परिसर में बधाई गान और फूल बंगला झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन मार्ग पर मैट, छाया, पेयजल और चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। शाम होते ही श्री राम मंदिर का शिखर भव्य फसाड लाइटिंग से जगमगा उठेगा और पूरी अयोध्या नगरी दिव्य रोशनी में सराबोर नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज नवरात्रि का 8वां दिन है। अष्टमी का दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की उपासना को समर्पित होता है। इस अवसर पर देश भर के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। दिल्ली, मुरादाबाद, लखनऊ और अयोध्या में मां देवी की आराधना की तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, जहां काली माता का मंदिर, झंडेवालान मंदिर और अयोध्या के श्रद्धालुओं की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। जब तब के ये 9 दिन जहां आस्था और श्रद्धा के साथ मंदिरों की ओर श्रद्धालु रुख करते हैं। चंद्रिका देवी मंदिर में भव्य आरती की गई। लखनऊ में स्थित है ये मंदिर और काली माता मंदिर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जो मुरादाबाद में है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, देवी से आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। मां महागौरी को सौम्य और शांति प्रिय देवी माना जाता है, जो अपने भक्तों को शांति, पवित्रता और सौभाग्य प्रदान करती हैं।
चलिए रुक कर तो आपको बता दें कि ये जो 9 दिन है वो देवी के जप और तप के 9 दिन है और बड़ी संख्या में आज मंदिरों की ओर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं माता से आशीर्वाद लेने के लिए। नवरात्रि के 8वें दिन हर ओर भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। आज माता महागौरी की पूजा की जाती है। उनका स्वरूप कोमल और निर्मल है, पर शक्ति और कल्याण की झलक हर दृष्टि में महसूस होती है। मान्यता है कि उनकी उपासना से जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है और मन के भीतर छिपे भय और तनाव मिट जाते हैं। महागौरी का स्वरूप अत्यंत निर्मल और दिव्य है। उनका रंग गोरा है और वो सिंह पर सवार रहती हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें दंड, त्रिशूल और वरमुद्राएं हैं। उनका ये रूप हमें ये सिखाता है कि शांति और सौम्यता में भी असीम शक्ति निहित होती है। भक्त इस दिन सफेद पुष्प, दूध और हलवा का भोग अर्पित करते हैं, जिससे मन और जीवन दोनों शुद्ध होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता महागौरी की आराधना से न केवल जीवन के कष्ट कम होते हैं, बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मबल भी मजबूत होता है। मंदिरों में विशेष पूजा और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, जिससे वातावरण और भी पवित्र और दिव्य हो जाता है। कहा जाता है कि महागौरी की भक्ति से साधक के भीतर शांति, पवित्रता और दृढ़ता का संचार होता है। नवरात्रि का 8वां दिन हमें ये स्मरण कराता है कि सुंदरता और शक्ति साथ साथ चलती है और जीवन की हर चुनौती का सामना संयम और धैर्य के साथ करना चाहिए। उम्मीद है कि माता महागौरी का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहेगा और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और पवित्रता का प्रकाश फैलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और सूची में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, ये खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही हमारी सहयोगी संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा ने झंडेवालान मंदिर का रुख किया था और यहाँ से एक रिपोर्ट भेजी है, वो देखिए। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रित, महागौरीति चाष्टकम्। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दुर्गा अष्टमी है और अभी हम मां झंडेवाली के मंदिर में हैं। आपको सबसे पहले मां झंडेवाली के पावन सुंदर दर्शन करा देती हूँ। आप देखिए मां गौरी का आज आप दर्शन कीजिए। झंडेवाली का लाल रंग का जड़ाऊ लहंगा पहना हुआ है मां ने और साथ में स्वर्ण जड़ित मुकुट है। दाहिनी ओर मां काली और बाईं ओर मां शारदा है। आप देखिए पूरा मंदिर का जो प्रांगण है वो मां के जयकारों से गूंज रहा है। जयकारे मां के लग रहे हैं, घंटा बज रहे हैं, कहीं भजन गाए जा रहे हैं। जिन लोगों ने 9 दिन का व्रत किया होगा, उपासना की होगी, आज वो कंजक पूजन करके अपने व्रत को सफल बनाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं, सुबह से लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। और अगर हम मंदिर प्रशासन की बात करें तो आप देखिए एक श्रृंखला में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, एक कतार में पूरे श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ और सबसे बड़ी बात अनुशासन के साथ माँ के दर्शन करने के लिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप कहाँ से आए हैं? ये दिल्ली से मैम, शास्त्री नगर पास से ही। क्या मांगा माँ से? बहुत सारा पढ़ाई। बहुत सारा पढ़ाई। बहुत तो ब्लेसिंग लेने आया है। बताइए जन्मदिन है आज और इससे ज्यादा शुभ क्या हो सकता है कि आज के दिन माँ का आशीर्वाद मिले। कहाँ से आए हैं? ये पहाड़गंज से आए हैं। पहाड़गंज से दर्शन किए? हाँ, बहुत अच्छे से। मैम आज दुर्गा अष्टमी है दीदी, कंजक पूजन करके आई हैं या जाके करेंगे? जाके करेंगे। जाके करेंगे। 9 दिन के व्रत है? हाँ जी। माँ के दर्शन किए? हाँ। आज गौरी पूजन कर रही हैं या कल करेंगी? आज ही। आज कर रही है, जाकर करेंगे? हाँ। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी झंडे वाली मैया तेरी सदा ही जय। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं और एक अलग सा उत्साह और जोश है माँ के मंदिर में आके माँ के दर्शन करने के बाद। क्योंकि आज का दिन जो होता है, जो लोग आज कन्या पूजन कर लेंगे, उनके इतने दिन की जो तपस्या है, जो आराधना है, उसका माँ फल देती है और वो पूर्ण होती है जैसे ही कन्या पूजन हो जाती है। सबने अपने अपने श्रद्धा अनुसार माँ का 9 दिन का व्रत किया है, माँ की आराधना की है। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पुलिस। मिस सीमा जी अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और परेशान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले सच सच, MDH, MDH। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में स्थान दिया गया है। अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए नवीनतम वैश्विक सर्वेक्षण में उन्हें 68% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई है। 2 से 8 मार्च के बीच किए गए इस सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य वैश्विक नेताओं से काफी आगे हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय परमेलिन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मियंग दूसरे स्थान पर हैं। दोनों को 62% अनुमोदन रेटिंग मिली है। चेक गणराज्य और अर्जेंटीना के नेताओं को क्रमशः 57% और 56% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई है। इसके विपरीत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 39% यानी कि 39% अनुमोदन रेटिंग ही मिली है और वो शीर्ष 10 में भी शामिल नहीं हो सके। यूरोपीय नेताओं में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को 24% अनुमोदन रेटिंग मिली, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 17% के साथ सूची में लगभग सबसे नीचे रहे। ये रैंकिंग कई देशों में वयस्कों की राय के 7 दिवसीय मूविंग एवरेज पर आधारित है। ये ताजा सर्वेक्षण ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सार्वजनिक जीवन में गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को मिलाकर भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेताओं में से एक बने। और आइए अब खबरें जान लेते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। तो जनादेश 2026 में सबसे पहले बात असम की। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के कथित पाकिस्तान संबंधों को लेकर तीखी टिप्पणी की है, जिससे राज्य के राजनीति में नया विवाद भी खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री ने बीती रात इस मुद्दे पर बोलते हुए चुनावी शपथ पत्र में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गोगोई की पत्नी के पाकिस्तान स्थित बैंक खाते का उल्लेख शपथ पत्र में नहीं किया गया, जो एक गंभीर मामला है और इस पर स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि असम में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी बल्कि पाकिस्तान में बन सकती है, जिससे सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच बयानबाजी और भी तेज हो गई है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अब तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां चुनावी पारा एकदम हाई है। यहां भवानीपुर से एक खबर आ रही है। बीजेपी की ओर से बनाए जा रहे अस्थायी शिविर को पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद विवाद गहरा गया है। पुलिस की कार्रवाई की खबर पर भवानीपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई और मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल से फोन पर बात भी की। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, साथ ही सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर भी निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि अस्थायी शिविर बनाने को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट का निर्देश मौजूद है। ऐसे में चुनाव के दौरान बीजेपी को अस्थायी शिविर बनाने से क्यों रोका जा रहा है? हालांकि करीब 1 घंटे के बाद पुलिस ने बांस से लदी गाड़ी को छोड़ दिया। शुभेंदु अधिकारी ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि अस्थायी शिविर बनाने के लिए बांस से भरी गाड़ी से भी तृणमूल कांग्रेस डर रही है। भवानीपुर और नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में रामनवमी के मौके पर निकाली गई जुलूस की अगवानी की। रामनवमी के जुलूस की शुरुआत पद्मपुकुर से हुई। इस जुलूस में बड़ी संख्या में महिलाएं भाग ले रही हैं। इस मौके पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में इस बार राम राज्य होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में सुशासन और नारी सुरक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा बेरोजगारी खत्म करने और घुसपैठियों को भगाने की भी बात उन्होंने कही। सब लोग राम राज्य चाहते, सुशासन, नारी सुरक्षा, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए, घुसपैठिया भगाना चाहिए। जो जंगी है देश विरोधी ताकत, उनका विनाश होना चाहिए। राम विरोधी की वो विनाश होना चाहिए। बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की खूब चर्चा हो रही है। 2-2 सीट पर चुनाव लड़ने वाले शुभेंदु अधिकारी की रणनीतियों को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। दरअसल उन्होंने भवानीपुर का चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दे रहे हैं। उनकी ये एक साहसिक चाल भी मानी जा रही है। जी हाँ, शुभेंदु अधिकारी अपनी एक रणनीति के साथ चुनावी समर में है। नंदीग्राम और भवानीपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। शहरी मतदाताओं पर उनका खास तौर पर फोकस है। पिछले चुनाव में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने के बाद उनका दावा है कि इस बार ममता बनर्जी को 25,000 से अधिक वोटों के अंतर से वो हराएंगे। शुभेंदु अधिकारी की पूरी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा मतदाता सूची पर टिका हुआ है। उनका आरोप है कि राज्य में लाखों फर्जी मतदाता थे जो टीएमसी को वोट देते थे। तो घुसपैठ के मुद्दे पर भी उनका पूरा जोर है। घुसपैठ के मुद्दे को उठाकर शुभेंदु अधिकारी एक खास वर्ग के वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कल की ही बात की जाए तो कल ही उन्होंने नंदीग्राम में आयोजित एक कार्यकर्ता सभा में कहा कि इस बार मैं भवानीपुर से चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे मोदी जी ने भेजा है। नंदीग्राम की जिम्मेदारी आप लोग संभालिए, भवानीपुर की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो मतदाता सूची का शुद्धिकरण और इस पर एक चुनावी रणनीति के साथ शुभेंदु अधिकारी मैदान में हैं और ताल ठोक रहे हैं। ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दे रहे हैं। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की आज कई इलाकों में चुनावी रैली होने वाली है, लेकिन उनका फोकस पॉइंट क्या है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल ममता उत्तर बंगाल को वापस जीतना चाहती हैं और इसीलिए अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी से चुनावी अभियान की वो शुरुआत कर रही हैं। अपने मैनिफेस्टो की बात की जाए तो उन्होंने 10 प्रतिज्ञाएं की हैं और उसे पूरा करने पर उनका जोर है। अब यहाँ पर जो लड़ाई है वो बाहरी वर्सेस भीतर की है। जी हाँ, बाहरी वर्सेस भीतरी की लड़ाई को अमली जामा पहना रही हैं ममता बनर्जी और बंगाली अस्मिता को मुद्दा बनाते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल उनका सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार है बंगाली अस्मिता। वो अपनी रैलियों में भाजपा को बाहरी और बंगाल विरोधी बता रही हैं। उन्होंने लगभग 74 मौजूदा विधायकों के टिकट भी काट दिए हैं ताकि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए नेताओं को हटाकर नए और साफ छवि वाले चेहरों को मौका दिया जा सके। इसके अलावा अपनी रैलियों में भी अघोषित राष्ट्रपति शासन जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं वो। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव आयोग के माध्यम से अधिकारियों का तबादला करना भाजपा की एक साजिश है। तो भाजपा पर भी निशाना साध रही हैं ममता बनर्जी और उन्होंने चुनाव जीतने के लिए अपनी रणनीति तैयार की है। उनके कई सारे फोकस्ड बिंदु हैं जिसको लेकर के वो चुनावी समर में है और लगातार रैलियों के माध्यम से अपनी बात भी कह रही हैं। अब इसी तरह से उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, वो दक्षिण बंगाल में कमान संभाले हुए हैं। अभिषेक बनर्जी का नजरिया पारंपरिक राजनीति से थोड़ा सा जुदा है, अलग है। उनके चुनावी फोकस की बात करते हैं तो दक्षिण बंगाल टीएमसी के लिए अभेद्य किला है, उनका मानना है और इसीलिए अपने अभियान की शुरुआत वो पाथर प्रतिमा दक्षिण 24 परगना से कर चुके हैं। उनका लक्ष्य मेदिनीपुर बेल्ट, झाड़ग्राम और तटीय क्षेत्रों में भाजपा की पकड़ को खत्म करना है। नंदीग्राम पर उनकी खास नजरें टिकी हुई हैं। डायमंड हार्बर मॉडल का विस्तार उनका फोकस एरिया है।
तो अपना गढ़ सुरक्षित रखने पर भी उनका जोर है और उसके साथ साथ कौन कौन सी बातों पर वो फोकस कर रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं। SC/ST समुदाय को साधने की पूरी कोशिश है अभिषेक बनर्जी की और तकनीकी और डेटा आधारित चुनाव पर उनका भरोसा ज्यादा होता है और इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इसी बीच 2 दिवसीय बंगाल दौरे के बाद भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अब तक का अपना रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। ये चुनाव बंगाल को भय के माहौल से मुक्त कराने, भतीजा राज खत्म करने और कट मनी वाली सरकार से निजात दिलाने का चुनाव है। बंगाल में बीजेपी का कमल खिलाने की कोशिश में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने ब्लूप्रिंट को फाइनल कर लिया है। 2 दिन के दौरे में उन्होंने टीएमसी पर सीधा प्रहार किया, टीएमसी पर धार्मिक भेदभाव के आरोप लगाए। टीएमसी के लिए नए चुनावी चक्रव्यूह की तैयारी में सोनार बांग्ला और विकसित बंगाल का संकल्प भी उन्होंने लिया। कार्यकर्ताओं के साथ माइक्रो लेवल प्लानिंग की, हर बूथ पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वहीं भ्रष्टाचार, घुसपैठ, कानून व्यवस्था, कट मनी कल्चर, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिनको मुद्दा बनाया जा रहा है और एकजुट होकर चुनाव लड़ने का संकल्प भी भारतीय जनता पार्टी ले चुकी है। तो बीजेपी का मिशन बंगाल, कानून व्यवस्था ठीक करने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से किया। असंतुष्ट कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी की जा रही है और आपको बता दें कि 2 दिनों तक पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिम बंगाल में दौरा और एकजुट होकर चुनाव लड़ने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। ये चुनाव टीएमसी के भय का से बाहर निकलने का चुनाव। जनता पूरी तरह से उसके भय के वातावरण से बाहर आना चाहती। जो टीएमसी के गुंडे तथा कथित कार्यकर्ता और उनकी सरकार जो वसूली की सरकार चला रहे हैं, जो यहां की जनता के बीच में भ्रष्टाचार और अराजकता की सरकार चला रहे हैं, उससे मुक्ति चाहती, उस भय के वातावरण से बाहर आना चाहती। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पनिहाटी से बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देवनाथ के मैदान में उतरने को बड़ा संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि रत्ना देवनाथ की उम्मीदवारी सिर्फ एक चुनावी दावेदारी नहीं बल्कि बंगाल की बेटियों की आवाज और न्याय की लड़ाई का प्रतीक है। धर्मेंद्र प्रधान ने ममता बनर्जी सरकार और तृणमूल कांग्रेस पर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि न्याय, जवाबदेही और बदलाव की नैतिक लड़ाई है। इधर तमिलनाडु में चुनाव से पहले भाजपा की वरिष्ठ नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने राज्य की वर्तमान सरकार को घेरते हुए कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। We got only 1 seat from Chennai. We have to distribute to almost all the districts. And Kanyakumari, we are from the beginning we are more powerful, so we have got more seats from Kanyakumari because its alliance almost 234 belongs to us only. There is no any 27 or 18 or 11. All seats are our seats. Definitely we will win. So issue is issues. Lot of issues. What issue to tell? So it is almost large number of issues. So anti-incumbency is there, women are not safe, so definitely people are distressed, so definitely we will win. तमिलनाडु में एनडीए की बात की जाए तो सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होने के बाद अब विधानसभा क्षेत्र भी बांट दिए गए हैं। भाजपा को मिली 27 सीट में अधिकतर वो सीट हैं जिसमें पार्टी का प्रदर्शन बढ़िया रहा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लंबी मशक्कत के बाद आखिरकार तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया। 234 सीटों वाली विधानसभा में गठबंधन की प्रमुख पार्टी अन्ना द्रमुक ने अपना सबसे बड़ा हिस्सा बरकरार रखते हुए 178 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भाजपा को 27 सीटें मिली हैं, जबकि पीएमके को 18 और अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम को 11 सीटें हासिल हुई हैं। सीट बंटवारे में सबसे अहम होता है ज्यादा से ज्यादा जिताऊ सीटों से चुनाव लड़ना। तमिलनाडु में एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले में बीजेपी को उन इलाकों से सबसे ज्यादा सीटें दी गई हैं जहां उसने पहले अच्छा प्रदर्शन किया।
बीजेपी को दक्षिणी इलाके खासतौर पर कन्याकुमारी बेल्ट और पश्चिमी इलाके कोंगू नाडु में सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। दक्षिणी इलाका मौजूदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन का गढ़ माना जाता है। नागेंद्रन तिरुनेलवल्ली से 3 बार एमएलए रह चुके हैं। तमिलनाडु के सुदूर दक्षिण यानी कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली बेल्ट में बीजेपी को 7 सीटें मिली हैं। ये पारंपरिक रूप से तमिलनाडु में बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है। नागरकोइल, कोलाचल, पद्मनाभपुरम, विलावनकोड से भाजपा उम्मीदवार मैदान में होंगे। वहीं की राधापुरम, वासुदेव नल्लूर, तिरुचेंदूर सीट में एनडीए की ओर से भाजपा चुनावी ताल ठोकेगी। पश्चिमी तमिलनाडु यानी कोंगू नाडु इलाके की 6 सीटें भाजपा के खाते में आई हैं। वैसे तो ये इलाका AIADMK का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ बीजेपी की भी अच्छी खासी मौजूदगी है। कोयम्बटूर उत्तर, तिरुपुर दक्षिण, उदगमंडलम, अविनाशी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी मैदान में दिखाई देंगे। वहीं मोदक, कुरुच्ची, रासीपुरम सीटों में भाजपाइयों की ओर से जोर आजमाइश दिखाई देगी। तमिलनाडु के मध्य और डेल्टा इलाके की 6 सीटों पर एनडीए की ओर से भाजपा चुनावी ताल ठोकेगी। 23 अप्रैल को होने वाले मतदान में गंधर्वकोट्टई, पुदुकोट्टई, अरंथांगी, तंजावुर, तिरुवरूर, रासीपुरम सीटों पर भाजपा उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे होंगे। मदुरई और रामनाथ बेल्ट की जिन 4 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार होंगे वे मदुरई दक्षिण, रामनाथपुरम, मनामुद्रम, सत्तूर हैं। एनडीए गठबंधन की ओर से उत्तरी तमिलनाडु की 4 सीटें बीजेपी को मिली हैं। एनडीए ने माइलापुर, अवधी, तिरुवन्नामलाई, तिरुपत्तूर सीटें बीजेपी के भरोसे छोड़ दी हैं। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर भाजपा को दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादा सीटें मिली हैं, जिससे एनडीए को अब राज्य में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। अक्षया नाथ, डीडी न्यूज, चेन्नई। और चुनाव के बीच शबरीमला मामले में केरलम की वाम सरकार ने बड़ा यू टर्न ले लिया है। एलडीएफ सरकार ने अब मामले में कानूनी और संवैधानिक पहलुओं की जांच की बात कही है। मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में उचित जवाब दाखिल करेगी। केरलम में चुनाव हो और शबरीमला मंदिर को लेकर विवाद न हो, ऐसा होना संभव नहीं है। बढ़ती चुनावी सरगर्मियों के बीच शबरीमला का मुद्दा एक बार फिर राजनीति के मैदान में उछाला जा रहा है। 2019 से मंदिर परंपरा और रीति रिवाज के विरोध के मुहिम में लगी केरलम की वामपंथी सरकार ने अब इस मुद्दे में बड़ा यू टर्न लिया है। एलडीएफ सरकार ने कहा है कि उसने इस मामले में कानूनी और संवैधानिक पहलुओं की जांच की है। अब वो सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में उचित जवाब दाखिल करेगी। सरकार जनता का सम्मान करती है। हमारे लिए उनकी मान्यताएं और भक्तों की आस्था ही सरकार का भी हित है। यदि केरल की जनता और भक्त सबरीमला में युवा महिलाओं के प्रवेश का विरोध करते हैं, यदि वो उसे पारंपरिक रीति रिवाजों का उल्लंघन मानते हैं, तो सरकार उनके साथ है। सरकार वही करती है जो जनता सोचती है। इस मामले में हमारी कोई जिद नहीं है। एलडीएफ सरकार का यूं अचानक 360 डिग्री पलट जाना हिंदू वोटों को अपने पक्ष में लाने का पैंतरा माना जा रहा है। बीजेपी ने पिनराई विजयन सरकार की नीयत पर सवाल करते हुए इसे महज चुनावी खेल बताया है कि शबरीमला का जो सैंक्टम सैंक्टोरियम है, वहाँ की जो सोना है वो सोना का चोरी हुआ है। लेकिन इतने महीने के बाद भी सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। सरकार से संबंधित कई नेता, जो वामपंथी नेता, इसमें आरोपी है, तो इसलिए उनको बचाने के लिए इस तरह का स्टैंड ले रहे। राजनीतिक दलों के साथ साथ केरलम की जनता भी सरकार के इस बदलाव को केवल एक चुनावी स्टंट मान रही है। लोगों का मानना है कि सरकार ऐसा न करे तो उससे चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। चुनाव आ गया, चुनाव में शबरीमला इश्यू में ये गवर्नमेंट यू टर्न किया बोला तो ये इश्यू अभी ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो गया तो इसको वोट बहुत कम हो जाता है। वोट कम हो गया तो ये हार जाएगा। हार जाने के वो चांस में गवर्नमेंट यू टर्न किया। शबरीमला मामले में अंतिम फैसला अदालत का माना जाएगा, लेकिन चुनावी मौसम में हर पक्ष मामले को अपने नफा नुकसान के तराजू में तौलकर पेश कर रहा है। केरलम की राजनीति में सबरीमाला का मुद्दा संवेदनशील भी है और महत्वपूर्ण भी है। केरलम के लोगों का ये मानना है कि ये राजनीति का यू टर्न ही है, क्योंकि
केरलम की वाम सरकार कभी भी सबरीमाला की धार्मिक मान्यताओं का समर्थन नहीं करती थी, लेकिन चुनाव आते ही अब वो धार्मिक मान्यताओं का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है। और कहते भी हैं राजनीति में हर एक वोट ज़रूरी होता है, लेकिन वाम सरकार का ये यू टर्न क्या चुनाव में उन्हें फ़ायदा दिलवाएगा या नुकसान पहुंचाएगा, ये तो चुनावी परिणाम ही बताएगा। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, केरलम। तो केरलम चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। त्रिशूर से भाजपा उम्मीदवार पद्मजा वेणुगोपाल ने केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे के साथ सक्तन सब्जी बाजार का दौरा किया और चुनावी प्रचार किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि विकसित केरलम के लिए लोग एनडीए को जिताने की सोच रहे हैं। पूरा त्रिशूर में पद्मजा का फैमिली को अच्छा नाम है, हमारा बीजेपी भी है। पहले लोकसभा में सुरेश गोपी जी को भी इधर लीड मिला। मुझे लग रहा है ये चुनाव में भी हम लीड करेंगे, ज़्यादा लीड करेंगे। बीजेपी का वोट एंड पद्मजा का वोट के साथ हम बहुत अंतर से जीतेंगे, ऐसा है। पूरा केरल में भारतीय जनता पार्टी एंड एनडीए के साथ हम जीतने वाले हैं। बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि यूडीएफ एलडीएफ दोनों मिलके ये राज्य को खराब किया। केरलम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूडीएफ को जनता को जोड़ने और सशक्त बनाने वाला गठबंधन बताया, जबकि एलडीएफ और भाजपा पर एक गुप्त साझेदारी का आरोप भी लगाया। Actually, only two parties fighting in Kerala. One is the UDF alliance, and the other is the partnership between the BJP and the LDF. The UDF unites people, listens to people, embraces and empowers people. The LDF and their hidden partner, the BJP, divide people, crush people's dreams. इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव में फुटबॉल को भी मुद्दा बनाया है और कहा है कि फुटबॉल के प्रति जनता के जुनून के बीच वामपंथी सरकार ने लियोनेल मेसी को केरल लाने का जो वादा किया था वो अब तक अधूरा है। To every youngster, this election is very important. You have the numbers to decide it, and you have the right time to demand a change. I also know the football mania that runs through the streets of Kerala. I know how badly the youth of Kerala wanted to see Messi and other players. The CPIM promised that Messi would visit, but we know what happened to that announcement. तो ये थी आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई प्रमुख खबरें जनादेश 2026 में। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ।
जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले में बस में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई और इस हादसे में 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब बस जगित्याल से कालीगिरी जा रही थी। बस बजरी से लदे एक ट्रिपर ट्रक से टकरा गई थी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस दुर्घटना में लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में हुई बस दुर्घटना पर दुख जताया और मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने एक संदेश में लिखा कि आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले में हुई इस दुर्घटना से अत्यंत दुखद हूँ। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि घायल लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हों। पीएम एनआरएफ की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। खबरों में बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस शाखा ने आतंकवाद के एक मामले की जांच के सिलसिले में आज घाटी में 3 जिलों में छापे मारे। ये छापेमारी श्रीनगर, शोपियां और गांदरबल जिलों में की जा रही है। ये कार्रवाई सीआईके द्वारा हाल में दर्ज किए गए आतंकवाद के एक मामले की जांच के तहत की जा रही है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल में सीआईके थाने में दर्ज आतंकवाद संबंधी एक मामले की जांच के तहत अदालत द्वारा जारी तलाशी वारंट के आधार पर ये छापेमारी की जा रही है। इधर दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है और इसके तार पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। इसी मुद्दे पर क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट सीपी सुरेंद्र कुमार से बातचीत की है। हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा ने, आपको सुनवाते हैं। बिश्नोई समेत देश के बड़े गैंग्स को हथियार सप्लाई करने वाले हथियार तस्करों को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जॉइंट सीपी क्राइम सुरेंद्र कुमार जी हैं और उनके साथ पूरी टीम है जिसने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। सर, मेरा पहला सवाल यह है कि कितने तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से किस किस तरह के हथियार बरामद किए? अभी तक कुल 10 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे 21 वेपन अभी तक रिकवर किए गए हैं। ज़्यादातर वेपन फॉरेन मेड के हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड पिस्टल हैं और एक स्मॉल मशीन गन रिकवर हुई है जिसकी फायरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और ये एक डेडली वेपन है। ये भी नौशाद नाम के एक शख्स से इसको रिकवर किया कल। नौशाद इमरान और कामरान नाम के 2 शख्स के साथ काम करता है। ये लोग नेपाल से सप्लाई प्रोक्योर करते हैं। इन दोनों के जो हैंडलर हैं वो बांग्लादेश में शाहजाद अंसारी नाम का एक शख्स है जिसको एनआईए ने 2022 में सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर केस हुआ था उसमें आर्म सप्लाई में इनको गिरफ्तार किया था और उसमें गिरफ्तारी के दौरान इसको पिछले साल इसमें एंट्रीम बेल पर इसको बाहर आया था। ये एंट्रीम बेल इसने जंप किया और उसके बाद से एब्सकॉन्ड किया। ये इसकी लोकेशन अभी बांग्लादेश में पाई गई है। इस पर भी काम चल रहा है, आगे गिरफ्तारियाँ और भी संभावित हैं। सर, पाकिस्तान से भी लिंक इसका सामने आया है पूरे सिंडिकेट का, वो क्या, इस पर क्या कहना चाहिए? इसमें जब शुरू में हमने 2-3 फ़ोन आईडी चेक की थी तो उसमें 2-3 आईपीज़ हैं जो पाकिस्तान में टच में हैं, उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन जो अभी वाली सप्लाई है वो गल्फ़ कंट्रीज़ के रास्ते होता हुआ नेपाल पहुंचा है और नेपाल से सप्लाई इंडिया में आई है। इस पर काम किया जा रहा है। सर, कौन कौन से गैंग्स को सप्लाई होने थे हथियार? अब तक इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आ पाया? इसमें निशांत अरोड़ा नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया अभी, जो कृष्णनगर थाने के एरिया का एक बेड कैरेक्टर है, बीसी है। इसको भी गिरफ्तार किया गया। इससे वेपन की भी रिकवरी हुई है। ये लड़के ने अभी बताया भी है कि इसने बिश्नोई गैंग के लड़कों को भी आर्म्स की सप्लाई की है, जिस पर आगे काम किया जा रहा है। उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो कुल मिला के 21 हथियार बरामद किए गए हैं जिसमें सब मशीन शामिल है। लेकिन फिलहाल इन सभी से पूछताछ जारी है और इनका मकसद क्या था ये भी जानने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन जगदेव के साथ दिवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को बड़ा कानूनी झटका लगा है। लंदन स्थित हाईकोर्ट की किंग्स बेंच डिवीजन ने उनके प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ कार्रवाई दोबारा शुरू करने की याचिका खारिज कर दी है। मामले को फिर से खोलने की अर्जी भंडारी पर फैसले के आधार पर दायर की गई थी। ये फैसला ब्रिटेन हाईकोर्ट ने रक्षा सौदों के बिचौलियों संजय भंडारी के मामले में दिया था।
जिसमें उन्होंने भारत प्रत्यर्पण की स्थिति में यातना का खतरा होने की दलील दी थी और अदालत ने मानवीय आधार पर उनके प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया था। इसी का हवाला देते हुए नीरव मोदी ने भी दावा किया कि यदि उन्हें भारत वापस भेजा जाता है तो उन्हें भी यातना का खतरा हो सकता है। हालांकि सीबीआई के अधिकारियों ने कार्रवाई के दौरान इस दावे का खंडन करते हुए तर्क भी प्रस्तुत किए। अपना फैसला सुनाते हुए ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने कहा कि नीरव मोदी की याचिका ऐसे असाधारण परिस्थितियों के मानदंड को पूरा नहीं करती जिनके आधार पर मामले को दोबारा खोला जा सके। नीरव मोदी भारत में पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित हैं। वो साल 2018 में देश छोड़कर भाग गया था और वर्ष 2019 में ब्रिटेन में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद ब्रिटिश अदालतों ने कई अपीलों को खारिज करते हुए उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से फ्रांस के 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। वो G7 विदेश मंत्रियों के सहयोगी देशों के साथ होने वाली बैठक में भाग लेंगे। ये बैठक अबे डे वॉक्स डे सरने में हो रही है। उन्हें इस बैठक में शामिल होने का निमंत्रण फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट ने दिया है। इस बैठक में दुनिया के प्रमुख देशों के विदेश मंत्रियों की वैश्विक मुद्दों जैसे सुरक्षा, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और बढ़ते संघर्ष पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में बैठक में इन मुद्दों पर अपनी राय और सुझाव रख सकता है। बैठक से इतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कई देशों के समकक्षों से द्विपक्षीय मुलाकातें भी करेंगे। इन बैठकों में भारत के व्यापार, सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर बात होने की संभावना है। भारत और अमेरिका ने सैन्य उपकरणों के सह विकास और सह उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की विस्तृत समीक्षा की। नई दिल्ली में आयोजित 18वीं भारत अमेरिका रक्षा नीति समूह की बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इस बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और अमेरिकी युद्ध नीति उप सचिव एल्ब्रेस कोल्बी ने की। माना जा रहा है कि बैठक के दौरान पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। रक्षा मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने जारी पहलों की समीक्षा की, रक्षा उपकरणों के सह विकास और सह उत्पादन के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की और संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण दौरों और रणनीतिक आदान प्रदान के माध्यम से दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि उनका इरादा बढ़ते पश्चिम एशिया संघर्ष को खत्म करने के लिए सीधी बातचीत करने का नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बयान से यह संकेत मिला है कि अगर उनकी शर्तें मानी जाएं तो ईरान जंग खत्म करने पर बातचीत करने को तैयार हो सकता है। हालांकि शुरुआत में ईरान ने इस प्रस्ताव को नकार दिया था और अमेरिकी बातचीत की संभावना का मजाक भी उड़ाया था। और इसी कड़ी में बात करते हैं ट्रंप की 15 सूत्रीय बिंदुओं की। दरअसल ईरान से उच्च स्तर के समृद्ध यूरेनियम का भंडार हटाने, यूरेनियम संवर्धन को रोकने, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल योजना को सीमित करने और क्षेत्रीय सहयोगियों को मिलने वाली फंडिंग बंद करने की मांग इसमें की गई है। व्हाइट हाउस ने इस प्रस्ताव के विवरण को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया और चेतावनी भी दी कि वो अपने हमलों को और तेज कर सकता है। तो अमेरिका का 15 सूत्रीय जो एजेंडा है शांति प्रस्ताव का, उसमें मुख्य रूप से जो बातें हैं वो नतांज, इस्फान और फोर्डो केंद्र हटने की बात कही गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ईरान का कभी भी परमाणु हथियार ना बनाने दिया जाए। जबकि ईरान ने भी अमेरिका के सामने 5 शर्तें रख दी हैं और उसका कहना है कि पश्चिम एशिया में छिड़ा संघर्ष अमेरिका की शर्तों पर नहीं बल्कि ईरान की शर्तों पर ही समाप्त होगा। वो शर्तें क्या है आपको बताते हैं। दरअसल ईरान की तरफ से 5 प्रमुख शर्तें रखी गई है जिसमें सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने की बात कही गई है और इसके साथ साथ ईरान की तरफ से ये भी कहा गया है कि दोबारा युद्ध ना हो, इसके लिए एक ठोस तंत्र बनाने की आवश्यकता है। ऐसा एक ठोस तंत्र बनाया जाए, युद्ध नुकसान की भरपाई हो, मुआवजा तय किया जाए, यानी कि ईरान को जितना भी नुकसान पहुंचा उसकी भरपाई करनी होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले, ये बात भी अपनी 5 शर्तों में ईरान ने शामिल की है। हमले और हत्या की घटनाएं बंद हों, ईरान पर किसी भी प्रकार का भविष्य में कोई हमला ना हो, इसकी भी बात इन 5 शर्तों में कही गई है। सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने की बात ईरान ने कही है।
खबरों में बढ़ते हैं आगे। 4 से 6 मई तक प्रयागराज में थल सेना नॉर्थर्न टेक सिंपोजियम का आयोजन होगा। इसमें रक्षा निर्माण की कंपनियां और इनोवेटर्स शामिल होंगे। इस सिंपोजियम का मकसद भविष्य के युद्धों के लिए उन्नत तकनीक से थल सेना की ऑपरेशनल क्षमता में इजाफा करना है। थल सेना की उत्तरी और मध्य कमांड ने 87 प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट्स का एक कॉम्पेडियम जारी किया है, जिसमें हल उन्होंने उद्योगों और वैज्ञानिकों और स्टार्टअप से मांगे हैं। इसमें ड्रोन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉरफेयर शामिल हैं। इस सिंपोजियम की थीम रक्षा त्रिवेणी संगम है। The event sets the stage for a meaningful interaction with the industry, startups, innovators, and academia during the forthcoming NorTech Symposium. As you are aware, modern warfare is evolving at an unprecedented pace. Emerging technologies are redefining the character of conflict and presenting both opportunities and challenges. In such a dynamic environment, it is imperative that armed forces continuously harness innovations and translate technological advancements into tangible operational capabilities. NorTech Symposium has been conceptualized with precisely this objective. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने और आम लोगों के लिए किफायती हवाई यात्रा का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से संशोधित उड़ान योजना को मंजूरी दे दी है। ये योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक लागू रहेगी, जिसके लिए 28,840 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसके तहत 100 नए हवाई अड्डों का विकास, करीब 441 एरोड्रोम के संचालन और रखरखाव को समर्थन और साथ ही साथ दुर्गम और दूरदराज इलाकों में 200 आधुनिक हेलीपैड बनाए जाएंगे। सरकार ने एयरलाइंस को 10,043 करोड़ रुपए की वायबिलिटी गैप फंडिंग देने और स्वदेशी विमान क्षमता को बढ़ाने के लिए HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर और डोर्नियर विमान खरीदने का भी प्रस्ताव रखा है। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप के अपने पहले मैच में भारत आज अपने पहले मैच के दौरान चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरेगा। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ एक ही ग्रुप में है। भारतीय टीम शनिवार को बांग्लादेश का सामना करेगी। बांग्लादेश ने अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 2-0 से हराया, जिससे पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए जीतना जरूरी हो गया है। भारत अंडर 19 के कोच महेश गवली ने कहा, भारत बनाम पाकिस्तान हमेशा एक बड़ा मैच होता है, लेकिन भारतीय टीम इसे किसी भी अन्य मैच की तरह ही ले रही है। टीम के लिए हर मैच महत्वपूर्ण है। और खेल की खबरों में ही छत्तीसगढ़ में पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में पहले दिन कर्नाटक ने तैराकी में अपना दबदबा दिखाते हुए 6 में से 5 स्वर्ण पदक जीते। पहले दिन के मुकाबलों के बाद कर्नाटक 5 स्वर्ण सहित 7 पदकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर रहा, जबकि ओडिशा 1 स्वर्ण सहित 4 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। मेजबान छत्तीसगढ़ 2 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कुल 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें लगभग 3,800 खिलाड़ी 9 खेलों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इन खेलों में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, तैराकी, भारोत्तोलन और कुश्ती में कुल 106 स्वर्ण पदक दांव पर होंगे, जबकि मलखंब और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल प्रदर्शन स्पर्धाओं के रूप में शामिल किए गए हैं। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।